हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं और इससे पहले आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड कराया गया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं निर्धनता और बेरोजगारी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ निर्धनता को कवर करेंगे। बेरोजगारी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा, यानी कि जिसके जो भी फैक्ट्स होंगे वो देखेंगे और इसमें एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग निर्धनता और बेरोजगारी एक्चुअली में है क्या। देखिए, निर्धनता का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं कि गरीबी, राइट, गरीबी, और बेरोजगारी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो निर्धनता एवं बेरोजगारी स्वतंत्र भारत के सम्मुख सर्वाधिक कठिन चुनौती थी, अभी भी है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज निर्धनता के बारे में, तो वो चलिए हम यहाँ पे निर्धनता स्टार्ट करते हैं, यानी गरीबी। तो गरीबी से आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यानी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं की जो चीज़ें होती हैं उसको भी पूरा नहीं कर पाता है, उसे कहा जाता है गरीब। ठीक है, निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास और भी जो रोज़मर्रा के जीवन के लिए जो ज़रूरत होता है वो पूर्ति करने में असमर्थ होता है, उसी को कहते हैं हम लोग गरीबी या फिर निर्धनता। राइट, देखिए यहाँ पे गरीबी से संबंधित 2-3 बात अलग अलग लोगों, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा कही गई है। जैसे कि अमर्त्य सेन ने क्या कहा, अमर्त्य सेन ने कहा है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है। राइट, तो हो सकता है कि कथन के फॉर्मेट में पूछा जा सके कि ये कथन किसका था। ठीक है, तो गरीबी क्षमताओं का अभाव है, अमर्त्य सेन ने कहा। उस तरह से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार जो माना जाता है वो क्या है, गरीबी बहुआयामी होती है। राइट, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उन्होंने मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है, जो निर्धनता है यानी गरीबी है आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है। ठीक उसी प्रकार नीति आयोग की तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे नीति आयोग कहता है कि जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही गरीबी है। तो ये कुछ कथन टाइप के आप याद रख सकते हैं कि कौन सी संस्था ने क्या कहा है, कौन से व्यक्ति ने क्या कहा है। राइट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि निर्धनता मापने के प्रयास समय समय पर होता रहता है। सामान्यतः इसे मापने हेतु 2 विधियों का प्रयोग लाते हैं, जिसमें एक तो आपका निरपेक्ष निर्धनता होता है और एक होता है सापेक्ष निर्धनता। तो हम लोग सबसे पहले निरपेक्ष निर्धनता यानी निरपेक्ष जो गरीबी है उसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो निरपेक्ष निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग किया गया है। गरीबी रेखा वह रेखा होती है जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करता है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये पढ़ पाएंगे कि जिन व्यक्तियों का प्रति माह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। यानी हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि गरीबी रेखा एक मानी जाती है कि ये यहाँ से अगर इस रुपए से कम अगर वो व्यय करते हैं तो माना जाता है कि वो गरीब है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि जिन व्यक्तियों का प्रति माह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है तब उन्हें माना जाता है कि वो निर्धनता की श्रेणी में है, यानी वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, तो निर्धनता ज्ञात करने की जो विधि होती है उसे एक नाम दिया जाता है हेड काउंट विधि, जिसमें उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। इस काउंट रेशियो के स्थान पर अमर्त्य सेन ने निर्धनता सूचकांक यानी पी की संकल्पना प्रस्तुत की थी और इसे सेन गरीबी गुणांक भी कहते हैं, सेन गरीबी गुणांक कहा जाता है। तो ये था आपका जो कि निरपेक्ष निर्धनता। अब हम बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता क्या है। तो देखिए सापेक्ष निर्धनता की बात करें तो इसमें उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच तुलना की जाती है तथा यह देखा जाता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे प्रायः गिनी गुणांक, ध्यान से सुनिएगा, गिनी गुणांक या फिर लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। आय की जो विषमता होती है वो किसके मापते हैं, तो गिनी गुणांक या फिर लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है और ये दोनों सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है।
यह जो विधि होती है खास करके विकसित देशों में निर्धनता मापने का ज़्यादा उपयुक्त होता है, जबकि हमारा भारत जो है वो क्या है, एक विकासशील देश है, तो इसमें निरपेक्ष निर्धनता को ही मापा जाता है, राइट। तो जो सापेक्ष निर्धनता वो खास करके आपका विकसित देशों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो लॉरेंज वक्र समझते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। तो लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच की आय विषमता को ज्ञात करते हैं, यानी आय विषमता को किससे मापा जाता है, लॉरेंज वक्र से, ठीक है। इसे 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। लॉरेंज वक्र आय में विषमता को प्रदर्शित करता है, अतः लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितनी दूर होगी उतनी ही अधिक आय में विषमता होती है। तो और इसके विपरीत जितना पास होगा उतना ही कम विषमता होगी। देखिए ये हो सकता है आपको लैंग्वेज फॉर्मेट में ना समझ में आए, लेकिन बस आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लॉरेंज वक्र का काम क्या है, लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आय विषमता को मापने के लिए लॉरेंज वक्र का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो ये मतलब जो विकसित किया गया था लॉरेंज वक्र 1905 में विकसित किया गया था। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा गिनी गुणांक। तो लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल और काल्पनिक समता रेखा के नीचे जो पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग कहते हैं प्रदर्शित करता है ये आपका गिनी गुणांक, जिसका मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, और यदि विषमता न्यूनतम होता है तो इसका मान 0 होता है। गिनी गुणांक को हम लोग ध्यान दीजिएगा, गिनी गुणांक जो है इटालियन कोरेडो गिनी ने वर्ष 1912 में विकसित किया था, यानी पहले 1905 में लॉरेंज वक्र आया था, 1912 में आपका ये कोरेडो गिनी के द्वारा गिनी गुणांक विकसित किया गया 1912 में, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, निर्धनता का दुष्चक्र। देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कि निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर निक्स जो है इन्होंने विकसित किया, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ध्यान से समझिए इस मतलब को कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, इनके अनुसार यही एक कथन है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये क्या बात हुआ। तो चलिए इसका तात्पर्य देखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धनता एक दुष्चक्र है जो व्यक्ति को निर्धनता की परिधि से बाहर नहीं आने देता है। यानी गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता है, मतलब बहुत ही मशक्क़त करना पड़ता है। इनका कहने का तात्पर्य यही है कि निर्धनता एक दुष्चक्र है जो कि व्यक्ति को निर्धनता की परिधि से बाहर नहीं आने देता है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए लिया गया कि किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है जो कि अत्यंत गरीब है। जब वह फसल बोने का समय आता है तो वह अच्छे किस्म के बीज उपयोग नहीं ला पाता, यानी वो इतना गरीब है कि वो अच्छे किस्म की फसल तो नहीं ला पाता है। सिंचाई के साधन उसके पास उपलब्ध नहीं है, वह असमर्थ है। अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कृषि में करने से वो वंचित है, मतलब अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग अपनी कृषि में नहीं कर सकता है, इस लायक वो नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, ठीक है। ना तो उसने अच्छा उर्वरक लाया, सिंचाई के लिए उसके पास कोई अच्छा साधन नहीं है, वर्षा पर डिपेंड है, और अत्याधुनिक उपकरण नहीं ला सकता है। अच्छे उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग करने में इसका परिणाम होगा कि यानी कि वो नहीं कर सकता है, तो इसका यह परिणाम होगा कि वह अपनी फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं करेगा, जिससे उसकी गरीबी भी खत्म नहीं होगी। यह दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है जब तक कि, ध्यान दीजिएगा, जब तक कि उसे कृषि कार्य में कुछ सहायता और नहीं मिलती है, यानी बाहरी सोर्स से अगर उसे कुछ सहायता नहीं मिलती है तब तक वो अपने दम पर इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। इस दुष्चक्र को तोड़ने का प्रयास सरकार द्वारा निरंतर जारी है। तो ये रहा आपका निर्धनता के बारे में आपने समझा। अब निर्धनता मापने की जो कुछ प्रमुख समितियां हैं जो कि बनाई गई थी, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता आपका लकड़वाला समिति। लकड़ावाला समिति है। योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की थी, जिसने प्रतिवर्ष कैलोरी उपभोग के आधार पर बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि लकड़वाला समिति के अकॉर्डिंग
ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं प्रति व्यक्ति हैं उनको कितनी कैलोरी रखा गया था, आधार माना गया था 2400, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार माना गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समिति ने अपने फॉर्मूले में शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था। तो आई होप कि यह चीज़ तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यानी शहरी क्षेत्रों निर्धनता के आकलन करने के लिए क्या किया गया था कि औद्योगिक जो श्रमिक होंगे, यानी जो कारखानों में जो काम करते हैं श्रमिक, उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि श्रमिक हैं यानी जो किसान लोग हैं, उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सुरेंद्र मतलब कि वो तो आपका हो गया लकड़ वाला समिति, उसके बारे में आपने समझ लिया। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट एक और आता है आपका सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, यानी सुरेंद्र तेंदुलकर जो समिति है इसका क्या मतलब था, ये क्यों बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट गरीबी का आंकड़ा वर्ष 2004-05 में 37.2% बताया गया। देश में निर्धनता अनुपात का आकलन पहले योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के माध्यम से किया गया। तेंदुलकर समिति के फॉर्मूले के तहत 11-12 में देश में निर्धनता जो थी 21.9% पाई गई। ठीक है, 21.9% पाई गई। तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर 27 रुपया प्रतिदिन, ठीक है 27 रुपये प्रतिदिन और 816 प्रतिमाह से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 33 रुपये से अधिक और 1000 प्रतिमाह अधिक मतलब खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाता है। यानी अगर इससे कम वो खर्च करता है तब तो फिर समझो कि वो गरीब है, लेकिन अगर इतना खर्च कर लेता है, इससे अधिक खर्च करता है तो फिर वो गरीब नहीं है। तेंदुलकर फार्मूले में निर्धनता रेखा का आकलन प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पर व्यय किया गया। ये भी याद रखेंगे कितना कितना किया गया था और इनका आधार क्या था, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर किया गया था, राइट। अब आता हमारा रंगराजन समिति जो कि 2012 से रिलेटेड है। योजना आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दायर एक शपथ पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 28.65 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 22.42 प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की निर्धनता रेखा निरूपित की गई। इसकी तीखी आलोचनाओं के बीच तत्कालिक योजना आयोग ने डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक नवीन विशेषज्ञ तकनीकी समूह का गठन 24 मई 2012 को किया गया, जिसका मुख्य कार्य गरीबी की परिभाषा तथा गरीबी की संख्या तय करना था। अब इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें मेंशन किया गया कि रंगराजन समिति के अनुसार शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये खर्च कर सकने वाले व्यक्ति को ही गरीब की श्रेणी में रखा जाए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जो कि बढ़ करके मतलब 32 हो गया था। ठीक है, देखिए इतना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जो कि समिति कब बनी थी, कौन समिति किस लिए है, ये चीज़ याद रखना है। बस ये जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा जानकारी भी रखना ज़रूरी है। अगला है कि रंगराजन समिति के अनुसार 11-12 में देश में जो कि कितना बताया गया था 29.5% लोग गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार 31.9% लोग गरीब थे। ऊपर में तेंदुलकर समिति ने बताया था 21.9%, जबकि रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 29.5% लोग गरीब हैं। योजना आयोग के आंकड़ों में वर्ष 11-12 में देश में कुल 26.93% लोग निर्धन अंकलित किए गए। इसके अनुसार सबसे अधिक जो निर्धनता थी वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था और सबसे कम गोवा के अंतर्गत देखने को मिला था। तो ये था आज के इस निर्धनता से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब हम चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपना MCQ फॉर्मेट, देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा पाते हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस में नहीं याद है तो आप इसको याद रखने की कोशिश करिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्धनता का प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था। तो प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, ऑप्शन डी, लकड़ावाला समिति। ठीक है, लकड़ावाला समिति ऑप्शन डी होगा। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर, सामाजिक समावेश जो है वो गरीबी का कारण नहीं है, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के अंतर्गत दिया गया था।
कल की वीडियो मैंने आपको पंचवर्षीय योजना कराया है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि अब ये जो सीरीज़ आपका चल रहा है वो इकोनॉमिक्स आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि कब से कब तक चला, 74 से 78 तक चला था। ठीक है, 78 तक चला था, 1 वर्ष पहले ही समाप्त किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा जो वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 2010 में, ऑप्शन बी 2010, राइट। नेक्स्ट वन आता है कि आय की असमानता को मापा जाता है। आय की असमानता, आय की विषमता को मापा जाता है किसके द्वारा? तो लॉरेंज वक्र से भी और गिनी गुणांक से भी मापते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देश की ऐसी पहली रोजगार योजना जिसमें रोजगार पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, बताइए वो कौन सा है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ किसी ना किसी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। निर्धनता का कारण होता है, देखिए निर्धनता का कारण जो होता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कहेंगे कि रोजगार के अवसरों में कमी, आय सृजक संपत्तियों का अभाव, निम्न उत्पादकता, ये सभी के सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की थी? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 12 मई 2020 को, 12 मई 2020 को, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो ये बिहार के खगड़िया से। ठीक है, बिहार के खगड़िया से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है कि सापेक्ष निर्धनता की माप किससे की जाती है? सापेक्ष निर्धनता की माप किससे की जाती है? सापेक्ष निर्धनता विकसित देशों के लिए होता है और इसमें गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, उपरोक्त दोनों। देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? क्या बताया गया था आपको? रेगनर, जो नर्विस आप देखें यहाँ पे, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो सीरीज़ है इकोनॉमिक्स का चल रहा है, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करिए ताकि हमें भी वीडियोस डालने में अच्छा लगे। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आज 1 अप्रैल है, तो आज 1 अप्रैल से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो और पेड भी स्टार्ट है। ठीक है, तो फ्री वाले में आप जुड़िए और वहाँ पे आपको जो टेस्ट दिया जाएगा 9 PM में, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको करना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको टेस्ट देना है। तो आप 5 मिनट के अंदर अपना टॉपिक्स का नाम मेंशन कर दीजिएगा। और होमवर्क सीरीज जो हमारा पेड वाला है, होमवर्क अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाइए ताकि आप पेड में टेस्ट लगा सकें। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई है ऑलरेडी हमारे उस वीडियो में, तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का फ्री क्यूज के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।